हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपके हमारे ऑनलाइन क्लास में जहां हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9th एंड 10th की सीरीज चल रही है। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम यानी रियल नंबर को पढ़ा। उसमें हम लोगों ने देखा रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सीखा कि किस तरह से हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पे निरूपण करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा उसमें बच्चों की इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याओं का संक्रियाएं क्या क्या होती है, किस किस गुणों को वो निर्धारण करती है। जैसे साहचर्य का नियम हो गया, जिसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमय का नियम, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी बंटन का नियम। तो अन्य इस तरह के और भी अनेक तरह के प्रॉपर्टीज को हमने देखा वहां पे, और इसी से हम फर्स्ट चैप्टर को हमने समाप्त किया। और आज बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर, जिसे पॉलिनोमियल यानी बहुपद के नाम से जाना जाता है। तो आइए बच्चों, पहले हम देखते हैं बहुपद कहते किसे हैं। और इससे पहले कि हम बहुपद तक पहुंचे, उससे पहले कुछ हम बेसिक कंसेप्ट्स को जानेंगे कि बहुपद आखिर ये बना कैसे और ये बहुपद इसे कहते क्यों हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि बहुपद जो टर्म है, क्योंकि ये क्लास 9th में के लिए ये नई टॉपिक है, तो सबसे पहले हम उसमें बेसिक कुछ जानेंगे। जैसे में एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल, हिंदी में बच्चों इसे बोलते हैं चर राशि, चर। और एक होता है कांस्टेंट, इसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में अचर। तो अब हमें समझना यह है कि वेरिएबल यानी कि चर किसे कहते हैं। तो बच्चों, जिसका मान, जिसका वैल्यू हमेशा चेंज करते रहता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो परिस्थिति के अनुसार जो अपने आप को बदल लेता हो, जिसका मान बदल जाता हो, उसे हम बोलते हैं चर राशि यानी वेरिएबल। और इसे हम जनरली जो रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं इसे अल्फाबेट से, जैसे ए बी सी डी, ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड। अब जरूरी नहीं कि हम उसे एक्स से ही करें या वाई से ही करें या फिर जेड से करें। हम किसी भी अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला में से हम किसी को भी उठा सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर डी एफ एक्स वाई जेड। ये जो हमारे होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेरिएबल यानी चर राशि। ओके, अब आगे देखते हैं। दूसरा जो हमारा है कांस्टेंट, इसे हम बोलते हैं अचर। अब ये कांस्टेंट क्या है? तो कांस्टेंट का मतलब होता है कोई संख्या, चाहे वो वास्तविक संख्या ही क्यों ना हो, रियल नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, वास्तविक संख्या। कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, चाहे वो परिमेय संख्या हो। हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा कि वास्तविक संख्या कहने का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, यानी रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो इसका मतलब कांस्टेंट में कोई भी संख्या हो गया, जैसे मान लो 2 ले लिए, 3 माइनस √2 प्लस 1/√2। तो ये सब कुछ भी हम ले सकते हैं। मतलब प्लस तो ऐसे लिखा नहीं जाता, मतलब मैं समझाने के लिए इसलिए लिखा कि माइनस भी रह सकता है और पॉजिटिव भी रह सकता है, मतलब धनात्मक संख्या भी रह सकती है और ऋणात्मक भी रह सकती है। तो कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी संख्या, कोई भी नंबर हो सकता है। और वेरिएबल क्या होता है, यानी चर राशि क्या होता है, तो कोई भी अल्फाबेट ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। परंतु दिक्कत क्या है यहां पे कि वेरिएबल जो होता है उसका मान यानी उसका वैल्यू हमेशा चेंज करता है, लेकिन कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता। ये क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, स्थिर होती है। आ रहा समझ में? ओके, अब देखो, अब एक और टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसे बच्चों हिंदी में बोलते हैं हम लोग बीजीय, बीजीय व्यंजक। अब
अब ये क्या होता है, अब इन्हीं दोनों को मिला करके यानी कांस्टेंट और वेरिएबल को यानी अचर राशि और चर राशि को मिला करके उसके साथ में अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई यानी योग अंतर और गुणा और भाग को अगर हम मिला दें तो क्या बनता है हमारा बीजीय व्यंजक। जैसे मान लो 2 और x, बीच में क्या चिन्ह है ये यहां पर बच्चों, गुना का, तो क्या हो गया 2x, ये क्या है हमारा एक बीजीय व्यंजक है। 2x प्लस 3 ये भी क्या है हमारा बीजीय व्यंजक है। यानी कि कोई भी दो संख्या यदि आपस में, अब दो संख्या कहने का मतलब एक होगा अचर राशि और दूसरी चर राशि को अगर प्लस माइनस गुना और भाग से अगर संबंधित हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। तो ये तो हो गया बीजीय व्यंजक। यहां किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे मान लो और भी ले सकते हैं यहां पे √4x इंटू 3, ये भी क्या हो जाएगा हमारा बीजीय व्यंजक। ओके बच्चों, यानी कि अब यहां पे गुना भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो किसी भी तरह से अगर एक हमारा वेरिएबल हो, एक कांस्टेंट हो, मतलब एक चर राशि हो, एक अचर राशि हो, और यदि ये दोनों प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से आपस में मिले हुए हो तो वो क्या कहलाता है हमारा बीजीय व्यंजक, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको यहां तक समझ में आ रहा है कि हमने अभी तक क्या डिस्कस किया कि चर राशि किसे कहते हैं यानी वेरिएबल, अचर यानी कांस्टेंट किसे बोलते हैं जिसका मान फिक्स होता है, वेरिएबल जिसका मान फिक्स नहीं होता है, जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है यदि चर और अचर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से मिला करके लिखा जाए तो ये क्या कहलाता है हमारा बीजीय व्यंजक। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो बच्चों, तो अब देखो बच्चों हमने क्या देखा, वेरिएबल को देखा, कांस्टेंट को देखा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब इसी में आता है कुछ हमारा टर्म्स, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में बच्चों पद। अब ये क्या होता है, तो देखो बीजीय व्यंजक अगर आपस में प्लस और माइनस से अलग अलग होंगे लिखे हुए तो उसे क्या कहते हैं हम, टर्म्स यानी पद। जैसे मान लो एक एग्जांपल दो, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। यहां देखो बच्चों ये भी एक बीजीय व्यंजक है, ये भी है और ये भी है। तो इसमें कितने पद हैं, अगर तीनों को मिला दिया जाए तो कितना है ये, एक पद, दो पद और ये तीसरा पद। ठीक है, तो ये तीनों क्या कहलाते हैं आपस में अलग अलग क्या कहलाते हैं बच्चों, पद कहलाते हैं यानी टर्म्स कहलाते हैं। अब बोलो सर कि इसी को हम क्यों नहीं बोलते हैं एक, ये भी तो दो हो सकता था, लेकिन नहीं, मैंने क्या बोला कि पद वो होते हैं जो विभिन्न बीजीय व्यंजक आपस में प्लस और माइनस से जुड़े हुए रहेंगे। मल्टीप्लाई वाले को हम साथ में नहीं लेंगे और डिवाइड वाले को साथ में नहीं लेंगे। जैसे मान लो अगर ऐसा रहा 2/x, तो इसे हम ये नहीं कहेंगे ये दो पद है, ये एक ही पद है, क्योंकि ये प्लस और माइनस से अलग अलग नहीं है। यानी कि दो बीजीय व्यंजक अगर आपस में प्लस और माइनस से अलग अलग हैं तब वो अलग अलग पद कहलाते हैं। तो यहां पर ये एक पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, क्योंकि आपस में बीच में यहां पे कौन है, प्लस और माइनस है। हो सकता है यहां प्लस ही रहता, या तो दोनों प्लस हो दोनों माइनस हो या प्लस माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लस और माइनस से अलग अलग होने चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, पद। तो यहां कितने पद हैं, 1 2 3 पद। आ रहा है बच्चों समझ में? तो ये क्या हो गया, यहां 3 पद है। तो इसी तरह से अगर मान लो सिर्फ एक पद रहेगा, जैसे मान लो हमने बोला 2x, तो ये क्या हो गया बच्चों, कितना पद है यहां पे, सर सिंपल है, एक है, तो ये एक ही पद कहलाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एक पद। क्या बोलते हैं बच्चों, एक पद, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल यानी मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब सिंगल, मोनो का मतलब सिंगल और मियल का मतलब टर्म। तो मोनोमियल मींस एक पद। अच्छा अगर दो रहता है, जैसे मान लो 2x प्लस 3, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये कितना है, देखो एक और एक, ये प्लस से जुड़ा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, दो पद है यहां पे, दो टर्म, तो
तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? द्विपद, द्विपद कहलाएगा। और इसे हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल। आ रहा बच्चों समझ में? चलो अब आगे देखते हैं। मान लो अगर 2 की जगह पे 3 रहा तो क्या करेंगे सर? तो 3 कर लेते हैं। जैसे 3 तो यहीं पे था, देखो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये 3 है यहाँ पे, 1 पद 2 पद 3 पद, तो 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स आर देयर। तो सो यहां पे क्या कहलाएगा बच्चों? ये त्रिपद, त्रिपद। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। आ रहा बच्चों इस तरह समझ में? तो अगर यही हमारा 3 से ज्यादा रहा तो हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, ओके। या और 4 से भी ज्यादा रहा, मतलब इस तरह से अगर अधिक पद हो जिसे हम गिन नहीं सकते, बहुत है, मान लो 10 12 13 14, अगर बहुत सारे पद होंगे एक ही हमारे बीजीय व्यंजक में, तो उसे हम बच्चों कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं बच्चों? बहुपद। और यही हमारा चैप्टर का नाम है, बहुपद। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है अधिक, पॉली का मतलब बहुत, तो पोली मतलब बहुत हो गया, और मियल मतलब पद, यानी बहुत सारे पद जब रहेंगे, मोर देन 3-4 टर्म्स रहेंगे। जैसे देखो एक पद है तो हम जानते हैं मोनोमियल कहते हैं उसे, 2 रहेगा तो बाइनोमियल कहेंगे, 3 रहेगा तो ट्राइनोमियल बोलेंगे, और यदि 3 से ज्यादा रहा तो हम क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब ज्यादा, मतलब अधिक, और मियल का मतलब टर्म। तो जब 3-4 से ज्यादा टर्म रहेंगे तो हम क्या बोलते हैं उसे? पॉलिनोमियल। और यही हमारा चैप्टर का नाम है क्लास 9th का। तो बच्चों 9th का हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद, यानी पॉलिनोमियल। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया हो कि बहुपद किसे कहते हैं। अभी तक जो मैंने बताया ये हमारा इंट्रोडक्शन था सेकंड चैप्टर का, कि आखिर हम बहुपद जो पढ़ रहे हैं, बहुपद कहते किसे हैं। आ रहा बच्चों समझ में? ये बहुपद कहते किसे हैं और ये आया कहां से? समझ में आ रहा है? ये कहां से आया? बीजीय व्यंजक से आया, जो हम क्लास 8 में पढ़ के आ चुके हैं। क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा था चर राशि, अचर राशि के बारे में, बीजीय व्यंजक के बारे में। वहां पे भी हम लोगों ने देखा था कि एक पद द्विपद, लेकिन वहां पे हम लोग इसका चर्चा नहीं किए थे बहुपद का, क्योंकि ये हमें 9th और 10th में पढ़ना है। ये चैप्टर हमें 10th में भी पढ़ना है, लेकिन 10th में इसका विस्तृत रूप पढ़ना है, ठीक है। इसे और एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक और पॉलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में जानेंगे, कि हम लोगों ने अभी तक देखा बहुपद कहते किसे हैं और क्यों कहते हैं। आ रहे बच्चों समझ में यहां तक? चलो अब आगे देखते हैं हम लोग पॉलिनोमियल से रिलेटेड और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आते हैं हम लोग, देखो बच्चों, तो ये है हमारा बहुपद। तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। एक्स में बहुपद, एक्स में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिससे x के केवल धनात्मक पूर्णांक घात हो आरोही या अवरोही क्रम में। अब देखो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने भी लिखा कि 1 पद 2 पद 3 पद होता है, उसी तरह से बहुपद होगा। तो बहुपद में सर होगा तो ठीक है, बहुत सारे पद होंगे, लेकिन ध्यान रहे कि यदि उस बहुपद में जो हमारा चर राशि अगर x है, उस बहुपद में यदि हम चर राशि हम क्या लिए हैं? x लिए हैं, तो उस x का जो घात होगा वो कैसा होना चाहिए बच्चों? धनात्मक, यानी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव पावर होना चाहिए। पॉजिटिव पावर यानी धनात्मक हमारा घात होना चाहिए। आ रहा समझ में? तो क्या हमने लिखा? धनात्मक पूर्णांक घात हो, आरोही हो या अवरोही क्रम में, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। आरोही अवरोही करने का मतलब हुआ जो टर्म्स होंगे हमारे, जो हमारे पावर्स का असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, मतलब बढ़ते क्रम से घटते क्रम के में हो हमारा पावर, या छोटे से बड़े रूप में हो हमारा पावर। जैसे देखो एग्जांपल में देता हूं, जैसे मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब यहां देखो बच्चों, ये भी क्या है? हमारा एक बहुपद है, ठीक है। तो इसमें क्या हम कहेंगे? x की घात कितनी है? 2, फिर क्या है? 1, यहां कुछ नहीं है मतलब क्या हुआ? 1, और यहां कुछ नहीं है मतलब 0। क्योंकि हम जानते हैं क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि किसी भी संख्या का घात अगर शून्य है तो इसका मान क्या हो जाता है? 1।
तो इसलिए हम कह सकते हैं यहां पे क्या है, x का घात 0 है। तो इस तरह से देखो बच्चों, यहां घात क्या हो रहा है, घटते क्रम में जा रहा है, 2 1 0। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे -3 + 2x + 3x स्क्वायर। मतलब या तो आप अवरोही क्रम में लिखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर आरोही क्रम में लिखिए यानी असेंडिंग ऑर्डर में। बस घात हमारा क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। उम्मीद है यहां तक समझ में आ रहा है आपको। चलो अब जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, a0 + a1x + a2x स्क्वायर .anxn। अब देखो बच्चों यहां पे ये जो है हमारा, ये a0 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। a0 हमारा कांस्टेंट टर्म है, जैसे मैंने उल्टा लिखा इधर, ये देखो a0 इसको मान लो, इसको a1x मान लो, a2x स्क्वायर मान लो। तो इस तरह से क्या है, जो a1 a2 आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये इनके गुणांक है। गुणांक कहने का मतलब कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है सर, तो देखो कोएफिशिएंट क्या होता है, जैसे मान लो ये एग्जांपल है, तो इसमें x का कोएफिशिएंट पूछेगा अगर हमसे कि x का गुणांक क्या है, तो जो संख्या x में गुणा किया गया है वही हमारा क्या है, गुणांक, इसका गुणांक है यानी कोएफिशिएंट है। अगर मान लो बोलेगा x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो 3 हो जाएगा। आ रहा समझ में। और यहां तो कोई चर है नहीं जिसका कि गुणांक पूछेगा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं, देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो जैसे कहेगा 4x² y। अब यदि कोई पूछ दिया कि y का गुणांक क्या होगा, तो बच्चे समझते हैं अच्छा जो संख्या होता है वही गुणांक होता है, वही कोएफिशिएंट होता है। नहीं, अगर y का कोएफिशिएंट पूछेगा बच्चों तो सिर्फ 4 नहीं होगा, 4x²। गुणांक कहने का मतलब हुआ कि उस y में क्या क्या गुणा किया हुआ है, उस y को छोड़, जिसका गुणांक पूछेगा उसको छोड़ देना है, बाकी जो भी उसमें गुणा किया है वो सारे के सारे क्या होंगे, गुणांक कहलाएंगे यानी कोएफिशिएंट कहलाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। तो यहां क्या हो गया, हमारा y का कोएफिशिएंट क्या हो गया बच्चों, 4x²। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, वही मैंने लिखा है कि जहां a0 a1 a2 an वास्तविक संख्याएं हैं और an 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, an कहां है, जहां पे सबसे बड़ी घात है ना बच्चों, यहां से घात बढ़ते जा रहा है, तो x n की तरफ जो जा रहा है, तो ये जो टर्म है ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी x² जिसका सबसे ज्यादा घात होगा उसका जो हमारा होगा, देखो तो उसका जो हमारा होगा, जो सबसे ज्यादा घात होगा उसका ये संख्या जो होगा क्या होगा, कभी 0 यानी 0 नहीं होना चाहिए। आ रहा समझ में। चलो तो हमने यहां बताया गुणांक किसे कहते हैं यानी कोएफिशिएंट किसे कहते हैं। चलो अब आगे देखते हैं, a0 a1 a2 an को बहुपद का गुणांक यानी कोएफिशिएंट कहते हैं। हम पहले ही हमने देख चुका है। घात n को बहुपद का घात कहते हैं। देखो जो उच्चतम होगा और x के उच्चतम घात n को बहुपद का घात कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसमें सभी का घात लगा हुआ है, यहां पे 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है। तो अगर कोई पूछेगा कि बहुपद का घात क्या होगा, तो बहुपद का घात अगर पूछेगा यानी पॉलिनोमियल का, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर उस पॉलिनोमियल का पावर क्या है, उस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो जो उस पॉलिनोमियल में जो भी टर्म्स हैं, जो भी पद दिए हुए हैं, उनमें x का जो उच्चतम घात होगा, मतलब जो हाईएस्ट पावर होगा, वही क्या कहलाएगा, हमारा पॉलिनोमियल का डिग्री। वही क्या कहलाएगा, हमारा पॉलिनोमियल का डिग्री। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। तो इसी को हम पॉलिनोमियल का डिग्री बोलते हैं, पॉलिनोमियल का पावर बोलते हैं और पॉलिनोमियल का इंडेक्स बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलो आगे देखते हैं। अब ये है बच्चों बहुपद का रूप, मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म तब कहा जाता है यानी x में कोई बहुपद है यानी पॉलिनोमियल इन x है, उसका स्टैंडर्ड रूप में तब कहा जाता है यदि x का घात या तो आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में हो। यानी कि हम जैसे तैसे अगर पावर को लिख देंगे तो वो हमारा मानक रूप नहीं कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। आ रहा समझ में। जैसे देखो मान लो एग्जांपल हमने लिया कि 3x के पावर 4 माइनस 2x प्लस 3x² प्लस 4। तो क्या बच्चों ये हमारा
जो बहुपद है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो यहां पे घात 4 है, फिर यहां घात 1 है, फिर 2 है, फिर 0 है। तो ना तो ये आरोही क्रम में है, ना ही असेंडिंग ऑर्डर में है, ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसे अगर हम अरेंज कर दें, अगर हम क्रम में इसे लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? या तो इस तरह लिख दो 3x की पावर 4, फिर 4 के बाद छोटा कौन है? 2, तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। या तो ऐसे लिख दो, और नहीं तो इसका उल्टा कर दो, 4 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x4। तो या तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा या फिर हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा। लेकिन इसे हम पॉलिनोमियल है, ये हमारा बहुपद है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये मानक रूप में नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मानक रूप में हम उसे ही कहते हैं बहुपद जिसका जो घात होता है वो आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में हो। आ रहा समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अब हमें जो आगे देखना है ये क्या है? हमें बहुपदों का वर्गीकरण, यानी हमने अभी तक क्या देखा? बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद आया कैसे, चर और अचर राशि क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है। अब आगे हम देखेंगे कि बहुपदों का वर्गीकरण किसे कहते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा कि बहुपदों का संकेत कैसे हम लिखते हैं। जैसे मान लो कोई बहुपद है तो उसे हम लिखते हैं इस तरह से px। p से मतलब पॉलिनोमियल, p का मतलब पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है? अगर x में है तो px लिखेंगे। तो यहां पे जरूरी नहीं कि p से ही हम लिखें, इसे हम fx भी लिख सकते हैं, fx से, gx से, या fy पॉलिनोमियल इन y। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये सभी क्या है हमारा? जरूरी नहीं कितना ही px qx लिख सकते हैं बच्चों, rx, यानी ये सब क्या है? ये तरीका है, ये चिन्ह है कि हम ये पॉलिनोमियल को स्टार्ट इस तरह करते हैं। जैसे मान लो हमने बोला px एक पॉलिनोमियल है x में, यानी एक बहुपद है x में, क्या है वो? x स्क्वायर माइनस 4। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका है कि किसी भी बहुपद को हम किस तरह से लिख सकते हैं। आ रहा बच्चों समझ में? ये क्या है? हमारा सिंबल है ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का एक चिन्ह है, ये संकेत है। आ रहा बच्चों समझ में? चलो अब आगे देखते हैं पॉलिनोमियल को, यानी बहुपद को हम किस तरह से वर्गीकृत करते हैं। किसके आधार पे? पदों के आधार पे। यहां लिख सकते हो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी पदों के आधार पे बहुपद का वर्गीकरण। यानी पदों के आधार पे हमने क्या किया यहां बच्चों? बहुपदों को वर्गीकृत कर दिया है। जिसमें पहला हमने क्या देखा? यह है हमारा एक पदी बहुपद। हमने इस बारे में पहले भी चर्चा किया है। एक पदी बहुपद किसे कहेंगे? तो जिस बहुपद में एक ही पद रहता है, जिस बहुपद में बच्चों एक ही पद रहता है उसे क्या कहेंगे हम? एक पदी बहुपद। आ रहा समझ में? यानी कि अब देखो, जैसे कि एग्जांपल हम इसका लेते हैं बच्चों, जैसे 2x। अगर 2x हमने लिया तो इसका मतलब क्या होता है? ये क्या है? ओनली वन टर्म है, एक पद। तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? मोनोमियल, यानी एक पदी बहुपद। आ रहा समझ में? चलो दूसरा देखते हैं बच्चों, क्या है हमारा? दूसरा है हमारा द्विपदी बहुपद। अब द्विपदी बहुपद किसे बोलेंगे? तो द्विपदी के तो नाम से ही पता चल रहा है हमारा कि द्विपदी का मतलब क्या है? जहां दो पद होगा। दो पद मतलब दो पद वाले बहुपद ही द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। अब मैंने भी बताया था कि पदों को हम कैसे गिनते हैं, कैसे उसे काउंट करेंगे। तो देखो 3x प्लस 4 ऐसे लिख दिए। मैंने क्या बताया था आप लोगों को अभी कि बीजीय व्यंजक यदि आपस में प्लस और माइनस से अलग अलग रहेंगे तो वो क्या कहलाएगा? अलग अलग पद, उसे हम काउंट करेंगे। जैसे 3x प्लस 4 है बच्चों, तो 3x एक पद कहलाएगा और 4 एक अलग पद कहलाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए? दो पद हो गए, एक पद ये और एक पद ये। तो ये क्या हो गया बच्चों? दो पद। और भी लिख सकते हैं, जैसे देखो 3x स्क्वायर माइनस 2,
ये क्या हो गया बच्चों, द्विपद। यानी इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, दो पद हो गया तो द्विपदी बहुपद यानी बाइनोमियल। बाई का मतलब क्या होता है बच्चों, दो, तो बाइनोमियल का मतलब हो गया वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही पद मौजूद हैं। आ रहा समझ में, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? चलो अब तीसरा देखते हैं बच्चों। तीसरा क्या है हमारा, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद का मतलब क्या होता है, ट्राइनोमियल। इसका मतलब तीन पदों वाले बहुपद को हम क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। आ रहा बच्चों समझ में यहां तक? चलो तो ये क्या हो गया हमारा ट्राइनोमियल। यहां देखो थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक है, ट्राइनोमियल होगा यहाँ, TRI, ट्राइनोमियल। आ रहा समझ में, ट्राइनोमियल। ओके, जैसे एग्जांपल देख लो, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C, ये क्या हो गया हमारा ट्राइनोमियल। आ रहा समझ में, यानी कि तीन पद जहां होगा, 1 2 3, और आपस में क्या होगा, प्लस और माइनस से अलग अलग होंगे। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो बच्चों, इसी के साथ साथ ये हमने जो पढ़ा अभी, बहुपदों का जो वर्गीकरण हमने पढ़ा, ये क्या है बच्चों, ये पदों के आधार पे बहुपदों का वर्गीकरण हमने पढ़ा, पदों के आधार पे। आगे हम पढ़ेंगे घातों के आधार पे, लेकिन चलिए उससे पहले हम कुछ देखते हैं, शून्य बहुपद किसे कहते हैं। शून्य बहुपद, तो देखो बच्चों, शून्य बहुपद किसे बोलेंगे, नाम से पता चल रहा है शून्य हो, यानी कि जिसका घात क्या हो जाएगा हमारा, शून्य। जैसे देखो, जिस बहुपद में सभी गुणांक शून्य हैं उसे शून्य बहुपद कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हमने देखा, यहां देखो बच्चों, ये है हमारा शून्य बहुपद यानी कि जीरो पॉलिनोमियल। ये क्या है हमारा, जीरो पॉलिनोमियल, यानी जिस बहुपद में सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद कहा जाता है। ओके, यहां देखो बच्चों, मैंने भी क्या बताया, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल यानी शून्य बहुपद। ओके, अब हम देख रहे हैं शून्य बहुपद किसे कहेंगे, तो जिसका गुणांक क्या हो, जिसका कोएफिशिएंट क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। तो आइए देखते हैं, जैसे मान लो x स्क्वायर में यदि हम जीरो से गुना कर दें, ठीक है, -2x मान लो रहता है यहां, जैसे यहां रहता 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है बच्चों, अगर इसका हम क्या कर दें, 2x यहां पे क्या कर दें, हम यहां पे भी 0 × x कर दें, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, हमारा शून्य बहुपद, यानी वैसा बहुपद जिसमें हम सिर्फ जीरो लिख देंगे, यानी जीरो सिर्फ लिखने पे क्या कहलाएगा, ये भी एक बहुपद है, इसे हम क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। यानी क्यों, क्योंकि ये शून्य इसलिए क्योंकि इसके सारे गुणांकों का क्या है, हमारा वैल्यू जीरो है। इसी तरह से हमारा एक आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, यहां देखो हमने अभी देखा था, ये है हमारा शून्य बहुपद जीरो पॉलिनोमियल, और दूसरा है अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या इसे हिंदी में बोल सकते हैं हम अचर बहुपद। ये किसे कहेंगे बच्चों, अचर बहुपद, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसे कहेंगे, यानी अचर बहुपद उसे कहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट हो, यानी वहां वेरिएबल की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसे मान लो हमने लिखा 4, ये क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। 1/√2 हमने लिखा, ये क्या हो गया, ये भी हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां कोई वेरिएबल नहीं है, कोई चर राशि यहां नहीं है, और सिर्फ अचर वैल्यू यानी वास्तविक संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं, हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी अचर बहुपद कह सकते हैं। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत नहीं, आ रहा समझ में? चलो आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि अभी पदों के आधार पे
बहुपदों का वर्गीकरण किया। अगर एक पद रहेगा तो उसे हम एक पद ही बोलेंगे यानी मोनोमियल। अगर किसी बहुपद में दो ही पद मौजूद हैं तो क्या बोलेंगे बच्चों, द्विपदी बहुपद यानी कि बाइनोमियल। बाइनोमियल का बाई का मतलब दो होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसे बाइनोमियल। ओके, अगर तीन पद रहेगा तो क्या कहेंगे, तो तीन पद रहेगा तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब तीन, और अगर जीरो पोलिनोमियल का मतलब जिसके गुणांकों की वैल्यू क्या हो यानी कोएफिशिएंट क्या हो, जीरो हो, तो हम बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल, शून्य बहुपद। और कांस्टेंट पोलिनोमियल हमने क्या देखा कि अचर बहुपद कहते हैं, यानी कि वैसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ क्या हो, हमारा रियल नंबर हो, वास्तविक संख्याएं हो, उसे क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट पोलिनोमियल यानी अचर बहुपद। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, पदों के आधार पे बहुपदों का वर्गीकरण। अब आगे देखेंगे हम लोग बच्चों बहुपद के प्रकार किसके आधार पे, घातों के आधार पे यानी पावर्स के आधार पे पॉलिनोमियल को हम कितने भागों में बांटते हैं। तो एक है पहला हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, एक घाती बहुपद। देखो नाम से पता चल रहा है बच्चों, जिसका एक घात होगा, यानी वैसा बहुपद जिसके घात कितना होंगे, एक होंगे, यानी सिर्फ एक पावर होगा, तो लिखेंगे एक घात वाला बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाता है। जैसे में देखो एग्जांपल लिखते हैं हम लोग इसका, ax प्लस बी। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया हमारा ax प्लस बी, ये क्या कहलाएगा, यहां देखो घात क्या है, 1 है, यानी वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो। अब मैंने अभी बताया था बहुपद का घात का मतलब क्या हुआ, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, उस पॉलिनोमियल में, उस बहुपद में जो x का उच्चतम घात होता है, यानी x का जो हाईएस्ट पावर होगा, वही हमारा पूरे पॉलिनोमियल का यानी पूरे बहुपद का घात कहलाता है। आ रहा बच्चों समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा है द्विघाती बहुपद, नाम से ही पता चल रहा है, यानी वैसा बहुपद जिसमें दो घात होते हैं। कोई दिक्कत? यानी वैसा पॉलिनोमियल जिसमें दो घात होते हैं, यानी कि पावर जिसका क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां तक कोई दिक्कत? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है। जैसे देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहां बच्चों देखो क्या है, घात कितना है, यहाँ पे x का घात कितना है, 2 है, तो चूंकि यही हमारा उच्चतम घात है, तो इसलिए पूरे बहुपद का घात क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 2। तो चूंकि बहुपद का घात 2 हो गया, इसलिए हमने इसे क्या बोला, द्विघाती बहुपद। आ रहा समझ में? चलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब तीसरा जो हम पढ़ेंगे इसमें बच्चों, ये क्या है हमारा, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी वैसा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं, यानी क्यूबिक का मतलब क्या होता है, पावर 3, यानी त्रिघातीय मतलब 3 घात जिसका होगा, 3 घात। अब जैसे देखो बच्चों 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। तो अब देखो यदि हमने सीखा क्या, एक घातीय बहुपद, वहां तक कोई दिक्कत नहीं, द्विघाती मतलब 2 घात वाला, त्रिघातीय का मतलब क्या होगा, 3 घात वाला। तो 3 घात वाला कैसे लिखेंगे, तो देखो ax स्क्वायर, अब स्क्वायर में जब क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, क्योंकि 3 घात हमें देना है ना। तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d कर दो। अब जरूरी नहीं है कि 3 2 1 इस तरह ही हो, डायरेक्ट हम ऐसे ही लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 1, ये भी हमारा त्रिघातीय बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका घात 3 है। आ रहा समझ में? अब जरूरी नहीं कि हम हमेशा, जैसे मान लो ऐसे लिखेंगे x क्यूब प्लस 2x, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा त्रिघातीय बहुपद। क्यों? क्योंकि यहां पे बहुपद का घात क्या है, 3 है। अब बहुपद का घात किसे बोलते हैं, तो जो हमारा बहुपद दिया हुआ है उसमें जो x का या y का जो भी चर होगा, उसका जो उच्चतम घात होता है, वही क्या कहलाता है हमारा बच्चों, बहुपद का घात कहलाता है। आ रहा समझ में यहां तक? चलो तो ये हो गया हमारा त्रिघातीय बहुपद। अच्छा अगला देखो बच्चों क्या है, चतुर्थ घातीय बहुपद, यानी इंग्लिश में से बोलते हैं क्वाड्रेटिक कभी, और या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या, क्वाड्रेटिक का मतलब सर पहले ही आपने 2 बताया था, ठीक है। क्वाड्रेटिक का मतलब पहले हमने क्या बताया, 2,
और बाई क्वाड्रेटिक मतलब 2 के पावर 2 यानी कितना हो गया 4। तो बाई का मतलब भी 2 और क्वाड्रेटिक का मतलब 2, तो 2 इंटू 2 4 यानी कि 4 घातीय बहुपद कहलाएगा। तो 4 घात वाले बहुपद को हम चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे देखो एग्जांपल हमने लिया, क्या होगा ax4 प्लस bx3 प्लस cx² प्लस d। इस तरह से लिख सकते हैं, यानी हम डायरेक्ट इसको और शॉर्ट में लिखो तो 4x की पावर 4 माइनस 3, ये भी क्या हो गया हमारा चतुर्थ घातीय। हमने लिखा अगर a4 माइनस 1, ये भी क्या है हमारा चतुर्थ घातीय बहुपद। यानी कि जितना घात होगा हमारा बहुपद का वही हमारा क्या कहलाएगा बहुपद का घात, यानी कि उसी के आधार पे बहुपद का नाम पड़ जाता है। अगर एक घात है तो एक घातीय बहुपद, 2 घात है तो द्विघातीय बहुपद, 3 घात है तो त्रिघातीय बहुपद और 4 घात है तो 4 घातीय यानी चतुर्थ घातीय बहुपद हमारा कहलाता है। तो उम्मीद है बच्चों यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुपद के बारे में समझ में आ गया। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का हमने देखा कि बहुपद किसे कहते हैं, फिर बहुपद का वर्गीकरण किया हमने कि बहुपद को हमने पदों के आधार पर बांटा, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। फिर हमने देखा बहुपद के घातों के आधार पर बांटा हमने, जैसे होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए यहां तक समझ में आ गया। फिर हमने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में भी देख लिया कि मानक रूप किसे कहेंगे। अब आगे देखते हैं, देखो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें क्या है, बहुपद के शून्य और गुणांकों के संबंध के बारे में जानना है, ठीक है। हालांकि इसके बारे में डिटेल से हमें क्लास 10th में पढ़ना है, लेकिन थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूं कि कैसे हम इसको समझेंगे। थोड़ा पॉलिनोमियल का जो बहुपद जो होता है उसका जो आंसर निकलता है बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो। अब जीरो का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो मान लो कोई पॉलिनोमियल है, हमने लिखा पॉलिनोमियल px बराबर ax प्लस b, ठीक है। हमने क्या लिखा ax प्लस b। अब यहां पे ये बताओ बच्चों कि px बराबर ax प्लस b में हम क्या पुट करें कि पूरा बहुपद का मान हमारा जीरो हो जाए, पूरा बहुपद का मान हमारा शून्य हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ax प्लस b को हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर लिख देंगे। अब जब शून्य के बराबर किए तो हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म हमारा b, ये उधर जाके माइनस b में हो जाएगा, यानी ax बराबर माइनस b। तो x यही रह जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस b अपॉन a। यानी x की वैल्यू अगर माइनस b बाई a रखते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल का यानी बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे देखो हमने लिया px बराबर x प्लस 1, ये क्या है हमारा रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल, इसी रूप में होता है x प्लस b। अब इसमें हमने क्या किया कि इसका हमें शून्य निकालना है। शून्य का कहने का मतलब जीरोज निकालना है, यानी वैसा वैल्यू पॉलिनोमियल का जिसको कि x के जगह पे रखने पे पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, x प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1। यानी माइनस 1 अगर हम बच्चों यहां पे पुट करेंगे तो पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलो देखते हैं, माइनस 1 यहां रख दिया x की जगह पे, प्लस 1, दोनों कट क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, यानी px का मान क्या हो गया, पॉलिनोमियल का मान शून्य। तो इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं शून्यक निकालना, यानी बहुपद का शून्यक निकालना। यानी बहुपद का वहां पे x में यानी चर में क्या मान रखें जिससे पूरा बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आ रहा बच्चों समझ में। चलो इसी तरह से हम रैखिक बहुपद का निकालते हैं, फिर हम द्विघात बहुपद का निकालते हैं। तो देखो एक चीज जान लो, बहुपद में शून्यक निकालने का एक तरीका ये तो हो गया, हम निकाल लिए। लेकिन मान लो कि हमसे पूछा जाए कि किसी बहुपद में बिना कुछ किए हुए, बिना कलम को उठाए हुए हमें देख के बताना हो कि इसमें कितने शून्यक होंगे, कितने शून्यक होंगे। तो देखो उसके लिए हमें एक तरीका है कि बहुपद का जो घात होगा, बहुपद का जो घात होगा यानी कि जो उसमें चर होगा उसका जो उच्चतम घात होगा, हाईएस्ट पावर, यानी कि पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा, जितना डिग्री होगा उतना ही क्या होगा हमारा, उसका जीरोज होगा। नहीं समझ में आया, देखो फिर से बार समझो। जैसे मैंने लिखा कि 3x³
-1 बराबर 0। अब इसमें x के कितने वैल्यू आएंगे? तो इसमें कितने आएंगे? 3 वैल्यू आएंगे, क्योंकि घात कितना है? 3। तो जितना हमारा किसी भी बहुपद का घात होता है उतना ही क्या होता है? हमारा शून्य होता है। तो अगर रहेगा यहां पे, जैसे मान लो ax² माइनस b, इसमें ये बहुपद क्या है? हमारा द्विघात बहुपद है। द्विघात कहने का मतलब क्या हुआ? 2 घात है। तो जितना घात होगा उतना ही क्या होगा? शून्यक होगा। तो द्विघात बहुपद में क्या होता है? 2 घात होते हैं, और उनको हम क्या मानते हैं? अल्फा और बीटा। ये माना गया है कि अल्फा और बीटा, हम इसको मान लेते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल से अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, इस बारे में हम 10th में पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल से। अभी फिर मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दिया कि रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है तो एक उसका घात होता है, तो इसलिए उसका एक घात, देखो एक आया यहाँ पे, एक वैल्यू यहाँ आया, यहाँ भी एक वैल्यू आया, मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो एक ही आएगी, उसे हम क्या बोलते हैं? जीरोज, यानी शून्यक। उसी तरह द्विघात बहुपद अगर रहेगा तो द्विघात बहुपद में कितने शून्यक आएंगे? तो चूंकि घात उसका 2 होता है तो इसलिए इसके कितने वैल्यू आएंगे? 2, और उन दोनों को हम क्या मानते हैं? अल्फा और बीटा। उसी तरह अगर मान लो रहेगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक का कहने का मतलब त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद अगर रहेगा, त्रिघातीय बहुपद रहेगा तो उसमें कितने घात होते हैं बच्चों? 3 होते हैं। तो अगर 3 होगा तो शून्य के भी कितने होंगे? 3 होंगे। इसको हम लोग क्या मानते हैं? एक को अल्फा, एक को बीटा और एक को गामा। आ रहा समझ में? तो बहुपद का अगर 3 घात रहेगा तो 3 शून्यक निकलेंगे, अल्फा बीटा और गामा। अगर द्विघात बहुपद रहेगा तो 2 घात निकलेगा, अल्फा और बीटा। अगर रैखिक बहुपद है तो उसका सिर्फ एक शून्यक निकलेगा। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? तो देखो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद हमने देखा कि आखिर बहुपद आया कहां से। हमने पहले देखा कि चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं, और फिर उन दोनों को मिला करके अगर प्लस माइनस के साथ अगर लिखा जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? बीजीय व्यंजक। आ रहा समझ में? यहां तक अब बीजीय व्यंजक जब हम समझ गए तो बीजीय व्यंजकों को अगर प्लस और माइनस से अलग अलग करके लिखा जाएगा तो वो अलग अलग पद कहलाते हैं, यानी अलग अलग टर्म्स कहलाते हैं। और उन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? अगर 1 रहेगा तो मोनोमियल, 2 रहेगा तो बाइनोमियल, 3 रहेगा तो ट्राइनोमियल, यानी त्रिपदीय, द्विपदीय, एकपदीय। आ रहा समझ में? उसके बाद हम लोग देखा घातों के आधार पर भी बहुपदों का वर्गीकरण करते हैं। तो मतलब 3 पद से अगर अधिक रहेगा, 3 पद से अगर अधिक रहेगा तो हम क्या बोलते हैं? बहुपद, जो हमारा चैप्टर है। तो उस बहुपद को हम घातों के आधार पर, यानी उसका कितना पावर है, कितना घात है, उसके आधार पर भी हम लोग 3 भागों में बांटे, 4 भागों में। पहला क्या? लीनियर पॉलिनोमियल, जिसे बोलते हैं रैखिक बहुपद, जिसका 2 पावर रहेगा, घात रहेगा, उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी द्विघातीय बहुपद। अगर 3 घात रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघातीय बहुपद। और अगर 4 घात रहेगा बच्चों तो हम क्या बोल रहे हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उम्मीद है यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। तो आज ये हमने क्लास 9th का चैप्टर 2 का हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कशन किया, जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन दिया बच्चों। तो उम्मीद करता हूं पॉलिनोमियल आपको समझ में आ रहा होगा बहुपद के बारे में। अब आगे हम लोग इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे अगले क्लासों में। तो इस बच्चों, और साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों को कि यदि पिछला जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया जिसमें रियल नंबर के बारे में पढ़ा हमने, कि वास्तविक संख्या के बारे में, अगर उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे सारे क्वेश्चन को एक एक करके डील करना पॉसिबल नहीं है। अगर हम चाहेंगे किसी एक बुक को भी उठा के सारे क्वेश्चन को बनवाएंगे तो सिर्फ क्वेश्चंस पे ही बहुत सारे वीडियो बन जाएंगे। तो इसलिए आप लोग, मैंने कंसेप्ट यहां दे दिया और कुछ क्वेश्चंस को मैंने लिया। बाकी आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक से क्वेश्चंस बनाइए, और यदि किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप उसे कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसको यहां पे बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।